क्वेश्चन 13 तक हो गए। 13.1 क्वेश्चन 14 दिया, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। अभी हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है, थ्रो टू डाइसेस, दो पासे को उछालना है। ठीक है, अब उसमें एक इवेंट दे रहा है ए, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, ये दिया गया है। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो सप्रतिबंध प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अगर एक इवेंट को ए और एक इवेंट को बी लेट करते हैं तो वो बोल रहा है कि यह दिया गया है, दिया क्या गया है बी, तो जो दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी डेनोमिनेटर में आएगी, और ऊपर क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, जो भी दो इवेंट है उसका इंटरसेक्शन जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो साफ साफ बोल रहा है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द टू डाइसेस आर डिफरेंट डिफरेंट, दोनों जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ये गिवन है। दैट फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइसेस इज 4, और हमको फाइंड करना है कि ऐसे नंबर उसमें से सेलेक्ट करना है जिसका सम कितना आ रहा है 4, जिनको जोड़ने पर 4 आ रहा है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, टू डाइसेस आर थ्रोन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपेरिमेंट क्या है, टू डाइस आर थ्रोन, दो पासों को उछाला गया, दो पासों को उछाला गया, एक पासे को दो बार उछाला या दो पासों को उछाला गया, तब सैंपल स्पेस क्या बनता है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, कितने रिजल्ट आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे, एक साथ दो पासे को फेंका गया, दो पासे को एक साथ फेंका गया, 36 रिजल्ट, 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 और 66, ये ना भी लेके तो भी चलेगा, ये ना भी लेके तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना है कि जब हम ए और बी निकालेंगे तब हमको क्या करना है। तो अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए, 36। एक कोई घटना है, एक घटना क्या बोल रहा है, एक घटना बोल रहा है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। घटना क्या है, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द टू डाइसेस आर डिफरेंट, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर्स, इससे जो अपीयर होगा वो नंबर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर मतलब भिन्न भिन्न संख्याएं दोनों पर। अब भिन्न भिन्न संख्याएं, तो सीधा सीधा देखो, जो सेम सेम है उसको हटा दो, सेम सेम क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसको हटा दो, तो हर एक लाइन में से एक एक गया, 6 लाइन है, 6 लाइन में से 6 गया। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ऑफ ए, या एन ऑफ ए लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी करो, दो मार्क का आने वाला है, ज्यादा इतनी डिटेल लिखनी नहीं है। वो बोल रहा है कि ए ऐसे इवेंट है और जो दिया गया है जिसमें सारे नंबर अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पता लगाने के लिए सेम सेम पता लगा लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम सेम है, इनको हटा दो, बचे कितने, 30। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 30/36, 5/6, 6 से 5 टाइम, 6 से 5 बार, 6 से 6 बार, 5/6। अच्छा, ये गिवन है, हाँ ये गिवन है। अब बी इवेंट क्या दिया है, बी इवेंट बोल रहा है कि इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, सम ऑफ नंबर, जो डाई पर नंबर आए उनका सम कितना होना चाहिए, 4, अंकों का योग 4 है। अब अंकों का योग 4 है, किस किस में आ रहा है, 1 3 2 2 और 3 1, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, 1 3 2 2 3 1, और कुछ आएगा, 4 1 5, ये तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी इक्वल इवेंट क्या आया, इवेंट आया 1 3
1 3 के बाद 2 और 2, और 2 और 2 के बाद 3 और 1। तो n ऑफ b इक्वल क्या आया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल n ऑफ b बाई n ऑफ s। n ऑफ b 3, n ऑफ s 36, 1/12। ठीक, अब इंटरसेक्शन चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। तो a इंटरसेक्शन b चेक करें इंटरसेक्शन क्या है। अब यहाँ पर 30 इवेंट तो लिखे नहीं हमने, लेकिन यहाँ से पता है दोनों में क्या सेम आएगा, किसमें, इसमें और इसमें, सॉरी ये तो नहीं आएगा, दोनों में क्या सेम आएगा 1 3, 1 3 इसमें भी है, और 1 और 3 कितना हो रहा है 4, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, और 3 और 1 कितना हो रहा है 4, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो ये दोनों आएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट वाले इंटरसेक्शन में। भाई इसमें अगर 30 रिजल्ट लिखते, अभी इसमें जो लिखा है वो चेक करते, तो इसमें 1 3 आ रहा है और क्या आ रहा है 3 1। तो दोनों में कॉमन चीजें क्या आएगी 1 3 और 3 1, सेम सेम तो नहीं आना है। तो इंटरसेक्शन या तो इसको लिख लेना, फिर इसमें से इंटरसेक्शन निकाल लेना। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, जो इस वाले इवेंट में, जो इस वाले इवेंट में कॉमन है, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है 1 3 और 3 और 1। कोई डाउट है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना 2। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ऑफ एस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/36, 1/18। कोई डाउट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी चाहिए, वो बोल रहा है साफ साफ कि ए वन टेक कंप्लीट है, ये जो घटना घटित हो चुकी है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको कहाँ लिखना है हमको, डिनोमिनेटर में फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में, तो इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा ऊपर बी, नीचे जाएगा ए, और नीचे जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर्मूला बनाना हमारे ऊपर है, ठीक है। फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, इतना याद रखना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो नीचे आएगा, दी है, और उसी की प्रोबेबिलिटी इधर साइड आएगी, ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे वो कुछ भी हो। इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन निकाला हमने 1/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 5/6, 1/18 इंटू 6/5, 6 से एक बार, 6 से 3 बार, 1/15। चेक करें आंसर 14 का 1/15, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/15। क्वेश्चन नंबर 15, एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। अभी कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए, सुनना ध्यान से, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो बनेगा अच्छे से। वो बोल रहा है यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंके। हमको पासे को फेंकना है, और नीचे बोल रहा है यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। सैंपल स्पेस निकालना है, पासा 6 डिजिट और कॉइन, दो सरफेसेस हेड और टेल। साफ साफ बोल रहा है कि अगर आपको पासा फेंकना है, यदि पासे पर प्रकट संख्या जो पासा है उस पर अगर नंबर आएगा, क्या, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ऊपर अगर 3 का मल्टीपल आता है तो थ्रो अ डाइस अगेन, तो आपको फिर से डाई फेंकना है। इफ एनी अदर नंबर, और उसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है, टॉस अ कॉइन, तो फिर आपको क्या क्या थ्रो करना है, क्या टॉस करना है, कॉइन। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब इवेंट हम बाद में देखेंगे, पहले सिंपल स्पेस बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 3 का मल्टीपल बोल रहा है, 3 का गुणज, तो 1 2 3 4 5 6 में 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 3 का मल्टीपल, 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल, 3 और 6। तो वो बोल रहा है कि जब 3 का गुणज आएगा तो आपको पासा फेंकना है। समझ आया? 3 का गुणज आएगा तो पासा फेंकना है, और उसके अलावा कुछ आए तो सिक्का उछालना है। तो यहां से हमको सैंपल स्पेस बनाना है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोल रहा है, आपको एक पासा फेंकना है, और पासे पर अगर ऊपर 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का गुणज आएगा, तो फिर से पासा फेंकना है, और उसके अलावा कुछ आएगा तो सिक्का फेंकना है। तो हमको टोटल टोटल रिजल्ट, लेट सपोज हमने पासा फेंका, एक आ गया 1, तो अब हमको क्या फेंकना है, सिक्का, सिक्का उछालना है। तो पासे को रखा 1, सिक्का उछाला, तो सिक्के में हेड भी आ सकता है, और सिक्के में एक के साथ टेल भी आ सकता है। ये सैंपल स्पेस है, हो सका फिर से फेंका 1 आया, तो अब हम क्या फेंकेंगे, फिर से सिक्का फेंकेंगे, तो टोटल रिजल्ट टेल आ जाएगा। फुट उछाला, फिर आ गया 1, तो फिर सिक्का फेंकेंगे तो हेड या टेल आएगा, तो टोटल रिजल्ट ही आ गए। फिर पासा उछाला, तो पासे को अब हम उछाल कर कितना ला लिए 2। तो जब वो बोल रहा है कि अगर कोई अदर नंबर आएगा तो आपको सिक्का फेंकना है, 3 और 6 के अलावा।
3 और 6 क्यों बोला मैंने, क्योंकि वो बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज। तो फिर से उछाला 2 आया तो हम क्या लिखेंगे, हेड। क्या लिखेंगे, टेल। अब उछाला 3 आ गया, वो बोल रहा है कि जैसे ही आपने पासा उछाला, अगर 3 आया तो आपको फिर से पासा उछालना है, अब सिक्का नहीं उछालना। तो 3 आया तो क्या आ सकता है, 1 3 के साथ, 2 3 के साथ, 3 3 के साथ, 4 3 के साथ, 5 3 के साथ। ये टोटल रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, टोटल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर से पासा उछाला 4 आ गया, तो वो बोल रहा है कि 3 और 3 का मल्टीपल आएगा तो ही पासा उछालना है, 3 का गुणा जाएगा तो ही फिर से पासा उछालना है, नहीं तो आपको सिक्का उछालना है। तो टोटल रिजल्ट बनाना है, 4 के साथ क्या जाएगा, हेड, और 4 के साथ क्या आएगा, टेल। लो भाई, पासा उछाला 5 आया, तो 5 के साथ क्या आएगा, हेड, 5 के साथ क्या आएगा, टेल। अब फिर से पासा उछाला 6 आ गया, 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। तो अब क्या उछालेंगे हम, पासा। 3 और 6, 3 का मल्टीपल आएगा तो आपको पासा उछालना है, उसके अलावा कुछ आएगा तो आपको सिक्का उछालना है। उछाल लिया। अब 6 आएगा, 6 के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 के साथ 3 हो सकता है, 6 के साथ 4 हो सकता है, 6 के साथ 5 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने रिजल्ट आए टोटल, सैंपल स्पेस कितने आए, 20। प्रोबेबिलिटी इसकी तो नहीं निकलेगी। अब 2 इवेंट दे रहा है। इवेंट क्या दे रहा है, सुने। इवेंट बोल रहा है, 2 घटना बोल रहा है। पुनः फेंके यदि कोई संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। पहली घटना, न्यूनतम एक पासे पर, पहली घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट द कॉइन shows a tail given that at least one die shows as 3, at least one dice shows 3। अब एक डाइस शो करना, कम से कम बोल रहा है, एटलीस्ट बोल रहा है, मतलब ज्यादा ज्यादा दोनों चलेंगे। कौन 3 शो कर रहा है, ये पूरी रो 3 शो कर रही है। और कोई 3 शो कर रहा है क्या, ये 3 शो कर रहा है। और कोई 3 शो कर रहा है क्या, और कोई 3 शो नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट 1 बोल रहा है, कम से कम एक पासे पर क्या आना चाहिए, चाहे उधर वाले पर आए चाहे इधर वाले पर। तो ये जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 7 3 4 3 5 3 6 6 3 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ई इक्वल कितना, 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, 7/20। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आई, आंसर नहीं आया। अभी एक इवेंट दे रहा है एफ। एफ इवेंट क्या है, इवेंट एफ है कि सिक्के पर पट प्रकट हो। सिक्के पर पट प्रकट हो। कॉइन सोज टेल। अब पट प्रकट होना मतलब, देखिए, पट प्रकट होना मतलब टेल 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 टेल, बस। अब टेल कहाँ कहाँ है, 1t 2t 4t 5t। एन ऑफ एफ इक्वल 1 2 3 4 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस, 4/20 1/5। कोई दिक्कत, सॉरी, हाँ 4/20 1/5। अब इंटरसेक्शन निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल, चेक करें दोनों में क्या सेम है, ई में और एफ में। इसमें है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6, कुछ भी सेम नहीं, कुछ भी सेम नहीं। तो क्या सेम है, 5, जिसको नल सेट बोलते हैं, या जीरो लिख सकते हैं। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें भी जीरो लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी क्या आएगा हमारा, जीरो। डायरेक्ट लिख सकते हो जीरो। अब हमको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, थर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा, किसकी प्रायिकता निकालना है, किसकी प्रायिकता निकालना है। वो बोल रहा है कि यह दिया गया है, 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता निकालना है। घटना दी कौन सी है, दी है ये वाली, तो जो दी होती है वो कहाँ आएगा, नीचे। ऊपर क्या आएगा, एफ। ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ कितना, इंटरसेक्शन एफ कितना, 0 बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब निकाल के करे पे क्या, 7/20, 7/20, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग और 0 इंटू एनीथिंग 0। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया, क्योंकि दोनों इंटरसेक्शन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आनी है। टॉपिक है लिखे 13.2 का प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, पहला टॉपिक था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता, ये पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट, टॉपिक नंबर 1। अभी हमारा प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सेम है, पहला नियम। दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा और क्वेश्चन से उसकी घटनाएं कैसी होती है इस पर बात करेंगे। गुणन नियम, इसमें हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ अगर हम लोगों ने लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारा एक फॉर्मूला, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, गुणन नियम। और ये तब लगेगा जब दोनों घटनाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। अभी हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी घटनाएं डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है मतलब कौन सी घटना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सुनना, सेकंड लॉ है इसका स्वतंत्र घटनाएं वाला। स्वतंत्र घटनाएं मतलब एक के घटित होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एक के घटित होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब अगर हमने ये लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अभी स्वतंत्र घटना वो तो क्वेश्चन से समझ में आएगी घटना कौन सी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में, स्वतंत्र घटनाओं में सिर्फ आप इतना याद रख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, बस। तो आप फॉर्मूला क्या लगा लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डायरेक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन से, इसके इंडिपेंडेंट कौन सी कंडीशन है, इंडिपेंडेंट कौन सी नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तुम तो सीधा सीधा ये याद रखो, बाकी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाओं में अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में बुक के सामने, वो मैं पढ़ूंगा, टाइम लगेगा, क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन से समझ में आएगा, और वहां पर जब आएगा तो मैं उसको रिपीट करवा दूंगा कि कौन सी इंडिपेंडेंट इवेंट होती। इतना ही समझना है कि स्वतंत्र घटनाएं कौन सी है, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो रही है वो स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है वो इंडिपेंडेंट। जैसे 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साफ साफ बोल रहा है, 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/5। ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं, तो इंटरसेक्शन ए और बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/5। ठीक है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/25, ये इसका आंसर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे, ये तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया बिना कोई उसका लॉजिक बताए। ठीक भाई, इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हमको सॉल्व करना मतलब पहले रीड करना पड़ेगा, जब थोड़ा इंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको रीड करेंगे। इसमें कोई डाउट है क्या, अगर छोटा सा क्वेश्चन आता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप उसका इंटरसेक्शन निकालिए, तो ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आ जाएगा उसका आंसर।